पैसा, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में हजार चीजें घूमने लगती हैं, है ना? पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि अमीर बनना आपकी इंटेलिजेंस या आपकी डिग्री से ज्यादा आपके बर्ताव पर, आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है? आज हम मॉर्गन हाउसल की जबरदस्त किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के वो राज खोलने वाले हैं जो फाइनेंशियल सक्सेस को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख देंगे। इस कमाल के आइडिया को समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। दो ऐसे लोगों की कहानी जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थी। देखिए, एक तरफ थे रोनाल्ड रीड, एक आम से चौकीदार जिनकी जिंदगी बहुत ही सादगी से गुजरी, और दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कॉन, हार्वर्ड से पढ़े एक टॉप फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव जो कामयाबी की हर सीढ़ी चढ़ चुके थे। कहानी तो बिल्कुल सीधी लग रही है ना कि कौन कहाँ पहुंचेगा ये तो साफ ही दिख रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कहानी का एंड एकदम उल्टा हुआ। एक इंसान $8 मिलियन यानी करीब करीब 60 करोड़ रुपए की दौलत छोड़कर इस दुनिया से गया, और दूसरा बैंकरप्ट हो गया। जरा सोचिए, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन था? यकीन करना मुश्किल है, पर वो मामूली से दिखने वाले चौकीदार रोनाल्ड रीड ही थे जिन्होंने सब्र के साथ सालों साल छोटी छोटी बचत और इन्वेस्टमेंट करके 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की दौलत बना ली। ये जवाब हमें पैसे के बारे में हमारी सबसे गहरी सोच पर सवाल उठाने को मजबूर कर देता है। और यही हम इस किताब के सबसे जरूरी आइडिया तक पहुंचते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस या मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। ये एक सॉफ्ट स्किल है। पॉइंट ये नहीं कि आप कितने स्मार्ट हैं या आपके पास कितनी डिग्रियां हैं। पॉइंट ये है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप पैसे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। ये आपकी सारी किताबों की नॉलेज से कहीं ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो अगर सब कुछ बिहेवियर का ही खेल है, तो हम अक्सर लोगों को पैसों के साथ इतने अजीब, इतने इरेशनल, मतलब पागलपन वाले डिसीजन लेते हुए क्यों देखते हैं? हम सबने देखा है ना? किताब कहती है कि असल में कोई पागल है ही नहीं। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, भले ही वो दुनिया का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा क्यों ना हो, वही हमारी 80% फाइनेंशियल सोच को बनाते हैं। जो एक इंसान के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, वो दूसरे के लिए एक नॉर्मल सा फैसला हो सकता है। और ये सब इस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या देखा है और क्या सहा है। इस बात को ऐसे समझिए, कोई इंसान जो 1970s में बड़ा हुआ, उसने अपनी जवानी में स्टॉक मार्केट को आसमान छूते देखा। वहीं 1950s में पैदा हुए किसी ने एक बहुत ही फ्लैट मार्केट देखा होगा। जाहिर है, दोनों का रिस्क लेने का नजरिया जमीन आसमान जितना अलग होगा। और कमाल की बात पता है क्या है? अपनी अपनी जगह पर दोनों ही सही हैं। तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है, कोई पागल नहीं है। हम सब पैसे को लेकर अपने फैसले, अपनी यूनिक कहानी और अपने एक्सपीरियंसेस के चश्मे से लेते हैं। अगली बार जब कोई ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन ले जो हमें समझ ना आए, तो बस ये याद रखना है कि हमने उनकी कहानी नहीं जी है। ये समझ कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, हमें एक और बहुत ज़रूरी और शायद हैरान कर देने वाली बात की तरफ ले जाती है। अमीर बनना, पता है, एक T20 मैच की तरह है। आपको रिस्क लेना है, पॉजिटिव रहना है और मौके पर चौका मारना है। लेकिन अमीर बने रहना, वो एक टेस्ट मैच है। ये एक डिफेंसिव गेम है। ये विनम्रता और इस डर के बारे में है कि जो इतनी मेहनत से बनाया है, वो एक झटके में जा भी सकता है। जेसी लिवरमोर की कहानी इसका एक दर्दनाक एग्जाम्पल है। वो एक ट्रेडिंग जीनियस थे जिन्होंने 1929 के मार्केट क्रैश में आज के हिसाब से $3 बिलियन कमाए थे। वो पैसा बनाने में उस्ताद थे, लेकिन उनमें उसे बनाए रखने वाली ह्यूमिलिटी की कमी थी, और देखते ही देखते कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी पूरी दौलत गंवा दी। पैसे के इस खेल में असली कामयाबी का राज बस एक शब्द में छिपा है, सर्वाइवल। इसका मतलब बड़े बड़े रिटर्न्स के पीछे भागना नहीं है। इसका मतलब है फाइनेंशियल रूप से इतना मजबूत बने रहना कि आप हर मुश्किल से बचकर गेम में टिके रहें। क्योंकि जब आप टिके रहेंगे, तभी कंपाउंडिंग अपना जादू चला पाएगा और आपका पैसा आपके लिए और पैसा बनाना शुरू कर देगा। लेकिन गेम में टिके रहना भी मुश्किल हो जाता है, खासकर जब हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं जो बड़े बड़े कामयाब लोगों को भी डुबो देता है। साल 2008 की बात है। मैकिन्जी के CEO रजत गुप्ता के पास करीब $100 मिलियन की दौलत थी। $100 मिलियन, मतलब इतना पैसा कि कोई आराम से अपनी कई पीढ़ियों की जिंदगी संवार ले। फिर भी
उन्होंने और ज्यादा कमाने के चक्कर में अपनी इज्जत, अपनी आज़ादी सब कुछ दांव पर लगा दिया और जेल पहुंच गए। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर क्यों? इसका जवाब है सोशल कंपैरिजन की कभी न खत्म होने वाली ट्रेडमिल। जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू करते हैं तो फिनिश लाइन हमेशा आगे खिसकती रहती है। हमेशा किसी के पास हमसे बड़ी गाड़ी होगी, हमसे बेहतर वेकेशन की फोटो होगी। ये एक ऐसा खेल है जिसे कोई कभी नहीं जीत सकता। इसे जीतने का एक ही तरीका है, इस खेल को खेलना ही बंद कर दो। लेखक जोसेफ हेलर की एक कहानी इस जाल से निकलने का रास्ता दिखाती है। जब किसी ने उन्हें बताया कि एक हेज फंड मैनेजर ने एक दिन में उनकी सबसे फेमस किताब से ज्यादा कमा लिया, तो हेलर ने जवाब दिया, हाँ, पर मेरे पास एक ऐसी चीज है जो उसके पास कभी नहीं होगी, इनफ, यानी बस इतना काफी है वाली फीलिंग। ये जानना कि कब रुकना है इस खतरनाक खेल को जीतने का इकलौता तरीका है। तो अगर मकसद दूसरों से ज्यादा कमाना नहीं है तो फिर गोल क्या होना चाहिए? पैसे का असली मतलब क्या है? और ये हमें सबसे आखिर और सबसे जरूरी सवाल पे लाता है, पैसे की असली कीमत क्या है? वो हमें असल में खरीद कर क्या देता है? ये महंगी गाड़ियां या बड़े बड़े घर नहीं हैं। ये है अपने वक्त पर अपना कंट्रोल होना। ये वो आज़ादी है कि आप सुबह उठ के कह सकें, आज मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, जहां मैं करना चाहता हूँ और जिसके साथ मैं करना चाहता हूँ। यही असली दौलत है, यही वो सबसे बड़ा डिविडेंड है जो पैसा हमें देता है। तो आज हम आपको इसी एक पावरफुल सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आपके लिए इनफ की डेफिनेशन क्या है? याद रखिए, पैसा सिर्फ एक टूल है। असली दौलत अपने बिहेवियर को समझने में, सोशल कंपैरिजन के जाल से बचने में और आखिर में अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी हासिल करने में है।